dear student, welcome to online class of श्री राम स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को एक बार पुनः आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 4 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है माटी वाली। बच्चों, इस पाठ के जो लेखक हैं वह है विद्यासागर नौटियाल जी। आज इस भाग में हम लोग इस पाठ का सारांश तथा प्रश्न उत्तर देखेंगे। बच्चों, इस पाठ की जो व्याख्या है वो मैंने अपने पहले के वीडियो में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया, देखिए कुछ लोग अपने सामान को लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यह जो कहानी है माटी वाली, यह भी इसी पर आधारित है, यानी ये विस्थापन की समस्या पर आधारित कहानी है। ठीक है, टिहरी गांव के लोग जब पानी भर जाता है तो वो वहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, इस कहानी में उसी का वर्णन है। ये चित्र जो दिखाया जा रहा है एक बूढ़ी हरिजन औरत की है, जिसका नाम इस कहानी में माटी वाली रखा गया है। यह जो है गांव से अपने शहर में आती है और शहर के लोगों के घरों में माटी पहुंचाती है। शहर के घर के जो मालिक मालकिन लोग होते हैं, उसके अलावा जो किराएदार भी होते हैं, वह भी इसी से माटी लेते हैं। और जो भी माटी वाली को देखता है वह माटी वाली का ग्राहक बन जाता है, क्योंकि सभी को माटी की आवश्यकता होती है। ठीक है, घरों की लिपाई पुताई करने के लिए, चूल्हे की लिपाई करने के लिए। पहले तो लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, तो जैसे अभी गैस को साफ़ कर दिया जाता है, वैसे चूल्हे को लीपने के लिए लाल मिट्टी की आवश्यकता होती थी। तो यह माटी वाली लाल मिट्टी लोगों को पहुंचाती थी। बूढ़ी माटी वाली पूरे टिहरी शहर में घर घर लाल मिट्टी बांट रही होती है और उसी से उसका जीवन चलता है। घरों में लिपाई पुताई में लाल मिट्टी काम आती है। एक पुराने कपड़े की गोल गद्दी सिर पर रखकर उस पर मिट्टी का कनस्तर रखे हुए वह घर घर जाकर मिट्टी बेचती है। उसे सारे शहर के लोग माटी वाली के नाम से ही जानते हैं। एक दिन माटी वाली मिट्टी बेचकर एक घर में पहुंचती है तो मकान मालकिन ने उसे 2 रोटियां दी। माटी वाली ने उसमें से एक रोटी अपने सिर पर रखे गंदे कपड़े से बांध ली और तब तक मालकिन चाय लेकर आ गई। पीतल के पुराने गिलास में माटी वाली फूंक फूंक कर चाय सुड़कने लगी। माटी वाली ने कहा कि पूरे बाजार में अब किसी के पास ऐसी पुरानी चीज़ें नहीं रह गई हैं। जिस पर मालकिन ने कहा कि यह पुरखों की चीज़ें हैं, ना जाने किन कष्टों के साथ इन्हें खरीदा गया होगा। अब लोग इनका कदर नहीं करते। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है और टिहरी का मोह भी ऐसा ही है। माटी वाली ने कहा, जिनके पास ज़मीन है, कोई संपत्ति है, उन्हें कहीं ठिकाना मिल ही जाता है, लेकिन माटी वाली जैसे बेघर बाल मजदूरों को क्या होगा। माटी वाली उस दिन 2-3 घरों में मिट्टी पहुंचाकर 3 रोटियां बांधकर अपने बुढ़े पति के लिए लाई थी। वह रोज इसी आस में बैठा रहता है कि कब उसकी बूढ़ी आएगी और उसे खाने के लिए कुछ देगी। आज वह उसके लिए प्याज भी खरीद लाई थी कि कूटकर रोटी के साथ सब्जी बनाकर उसे देगी। घर पहुंचकर उसने पाया कि उसका बूढ़ा मर चुका है। टिहरी बाँध से उखड़े लोगों को बसाने वाले साहेब ने माटी वाली से पूछा कि वह जहाँ रहती है वहाँ का प्रमाण पत्र ले आए, पर उसके पास ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र नहीं था। वह तो सारी जिंदगी माटा खान से खोद कर मिट्टी बेचती रही है। माटा खान का भी उसका नाम कोई कागज़ नहीं था। ऐसे में उसे सरकारी मदद नहीं मिली।
टिहरी बाँध भरने लगा। लोग अफरा तफरी में घर छोड़कर भागने लगे। निचले भाग में बने शमशान पहले डूबने लगे। मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर लोगों से कह रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यानी इस लाइन का मतलब है गरीब आदमी की झोपड़ी नहीं उजड़नी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वो उजड़ जाती है तो दोबारा उसको बसाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग आज इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? उत्तर, शहरवासी माटी वाली तथा उसके कंटर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि लाल मिट्टी की ज़रूरत चूल्हे चौके की लिपाई के लिए घर घर की थी। पूरे टिहरी शहर में घर घर में लाल मिट्टी देने का काम करने वाली वह अकेली थी, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, इसलिए सभी उसके ग्राहक थे। चूँकि उसका कनस्तर बिना ढक्कन का था जो ऊपर से खुला रहता था, इसलिए लोग उसके कनस्तर को भी पहचानते थे। माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? उत्तर 2, माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह हर दिन सुबह उठकर माटा खान जाती और फिर शाम तक उसे बेचती थी। फिर घर जाकर उसे अपने घर और अपने बुढ़े के लिए भोजन भी बनाना पड़ता था। यानी वह भोजन भी बनाती थी, इसलिए उसे अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था। भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? उत्तर 3, इस बात का आशय है कि जब मनुष्य भूखा होता है तो उसका विशेष ध्यान भूख मिटाने पर होता है, न कि वह स्वादिष्ट भोजन की खोज करता है। यानी भूख लगे होने पर भोजन की मिठास नहीं देखी जाती है, भूख खुद ही भोजन में मिठास पैदा कर देती है, यानी उत्पन्न कर देती है। प्रश्न 4, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंसर 4, पूर्वजों द्वारा दी गई चीज़ें विरासत होती हैं। मालकिन को पीतल के बर्तन विरासत में मिले थे, यानी वे बर्तन उनके पूर्वज के थे और वह उन्हें बहुत संभाल कर रखती थी। चूँकि उसके मन में विरासत के प्रति आदर, सम्मान और प्रेम की भावना थी, उसे पता था कि पूर्वजों ने उन चीज़ों को कड़ी मेहनत और अभाव में खरीदा है, इसलिए विरासत की चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा अनमोल थीं। प्रश्न 5, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? तो माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी को प्रकट करता है। उसे अपने और बुढ़े पति का पेट भरना होता था, इसलिए वह किसी घर में मिली रोटियों की गिनती और अपने पति के लिए भी बचा कर लाती ताकि उसका पेट भर सके। प्रश्न 6, आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। आंसर 6, बुढ़े पति के अलावा माटी वाली का कोई अपना नहीं था। वह अभावग्रस्त जीवन जी रही थी, जिस कारण वह अपने बीमार पति के लिए अच्छे भोजन नहीं जुटा पाती थी। परंतु उस दिन वह अपने पति के लिए 3 रोटियां बचाकर ले जा रही थी। उसने अपनी आमदनी से प्याज भी खरीदा था। उसने सोचा था कि वह घर जाकर सब्जी बनाएगी और अपने पति के सामने परोसेगी। आज उसके पति को रूखा सूखा नहीं खाना पड़ेगा। अपने पति के प्रति ये सोच माटी वाली के असीम स्नेह और कर्तव्य को दर्शाते हैं। प्रश्न 7, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर 7, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय यह है कि गरीबों का घर नहीं छीनना चाहिए। एक दिन जब माटी वाली मजदूरी कर घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। अब उसके पास कोई अपना नहीं था। उसे अपने पति के अंतिम संस्कार की चिंता थी। चूँकि बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके थे, उसे लिए अब घर भी शमशान के समान लग रहा
था। प्रश्न 8, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो उत्तर 8, नागरिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसना विस्थापन कहलाता है। यह लोगों पर विपत्ति आने के कारण होता है, जैसे भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण, बाढ़ के लिए या बिजली परियोजना के लिए। आज के समय में विस्थापन एक प्रमुख समस्या है। यह लोगों के विकास को अवरुद्ध करने के साथ देश के विकास को भी काफ़ी हद तक रोकती है। यह लोगों से उनका कमाने का जरिया, उनका घर जमीन छीन लेती है। उनके बच्चों को विकास को यह बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। हमारे सामने विस्थापन के कारण हुए विरोध के उदाहरण है, जैसे नर्मदा आंदोलन, या ऐसे बहुत से आंदोलन और भी होते हैं। हमें इस विषय का ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि क्या हमारा विकास उन गरीबों और असहाय वर्ग के घरों मकानों पर होगा। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा प्रश्न उत्तर भी समाप्त होता है। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न उत्तर को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और याद करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।